और जो नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बाद में नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो किसके बारे में है? एरेज के बारे में है। डायमेंशन स्टेटमेंट हमने एक बार पहले डिस्कस की थी जब हम एग्जीक्यूटेबल और नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स बता रहे थे। तो वहां मैंने कहा था कि हम आगे देखेंगे कि क्या होती है डायमेंशन स्टेटमेंट और उसके बाद एरेज क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हम बेसिकली एरेज रीड करेंगे कि एरे क्या होते हैं फोर्ट्रान में। तो एरेज क्या होते हैं पहले हम देखेंगे उनकी इंट्रोडक्शन कि एरे कहाँ यूज किए जाते हैं या कैसी सिचुएशन होती है जब हम एरेज यूज करते हैं फोर्ट्रान में। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको किसी प्रोग्राम में बहुत ही लार्ज अमाउंट में डाटा एंटर करवाना है, तो उस केस में हम एरेज यूज करते हैं। तो बेसिकली एरे किस लिए यूज किया जाता है? फॉर हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वी कैन यूज एरेज। अब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा का क्या मतलब है? यहाँ पे एक छोटा सा हमने एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए आपको क्या करना है, कोई आपके पास प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम में आपको एवरेज निकालना है। 50 आपके पास क्या है? नंबर्स हैं और उन 50 नंबर्स का आपको एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो आपको अपने प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा? 50 नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, एंटर करवानी पड़ेंगे हमें 50 नंबर जिनका कि हमें एवरेज निकालना है। या फिर एक दूसरी सिचुएशन देखिए, आपको नंबर्स हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको 5-6 नंबर्स मिलेंगे। मान लीजिए आपको लार्ज सम ऑफ नंबर्स मिलते हैं, 100 होते हैं, 150 होते हैं। तो इतने लार्ज नंबर्स को हमें क्या करवाना पड़ेगा? रीड करवाना पड़ेगा उन सारे नंबर्स को। और हम किसकी हेल्प से रीड करवाते हैं? वेरिएबल नेम की हेल्प से हम नंबर्स को रीड करवाते हैं अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू रीड 50 वेरिएबल्स इन दिस सिचुएशन। यहाँ पे हमें 50 नंबर्स का एवरेज निकालना है और उन सभी को हमें क्या देना पड़ेगा? डिफरेंट नाम उनको हमें असाइन करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। तो ये क्या हो जाएगा? ये खुद ब खुद ही एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो नंबर्स को रीड करना ही क्या हो जाएगा? एक कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी आप जो भी लॉजिक अप्लाई करोगे वो लॉजिक उसके बाद अप्लाई करोगे। पहले आप उन्हें रीड करने के लिए ही एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस आप जनरेट कर दोगे अपने प्रोग्राम में। और सेकेंडली उन सभी का जो डिफरेंट नाम आपको चूज करना है उसको भी आप याद आपको रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ऑल डिस्टिंक्ट नेम्स एंड इट बिकम्स अ लेंथी प्रोसेस। तो इस लेंथी प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एरेज की हेल्प लेते हैं। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी ऑलवेज यूज एरेज इन आवर प्रोग्राम। ठीक है, अब एरेज की हेल्प से क्या होता है? हम बहुत ही आसानी से अपने जो नंबर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो भी लार्ज नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स आपको रीड करवाने हैं उनको। ठीक है, उन सभी लार्ज नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स के लिए आप क्या दोगे? एक सिंगल नेम, एक सिंगल वेरिएबल नेम आप चूज करोगे अपने प्रोग्राम में और उस सिंगल वेरिएबल नेम की हेल्प से उन एरेज को हम क्या करवा देंगे? रीड करवा देंगे। ठीक है, तो वो 50 नेम्स याद करने की बजाय यहाँ पे फिर आपको सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल नेम यूज करना है और उसके बाद उसके अंदर हम सारी वैल्यूज एंटर करवा देंगे। ठीक है, अब होता क्या है एरेज में? तो कोई भी एरे जो आप लोगे, ईच एरे हैज एन इंडेक्स। हर एक एरे का क्या होता है? एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स का क्या मतलब है? दैट अलाउज टू रेफर द क्वांटिटीज स्टोर्ड इन द एरे विद अ सिंगल नेम। हम अभी कह रहे थे हम एरे का क्या लेते हैं? एक सिंगल वेरिएबल नेम लेते हैं। तो उस वेरिएबल नेम के साथ हम क्या यूज करते हैं? एक इंडेक्स यूज करते हैं जो कि रेफर करता है उन क्वांटिटीज को जो हमें उस एरे में स्टोर करनी है। ठीक है, नेम होगा, जो एरे का नेम है वो एरे नेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 आप इस तरह से लिखते हो, तो x1 x2 x3 को आप xi या xj, तो वो i या j जो है वो उसको हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे इंडेक्स कह रहे हैं। तो उस इंडेक्स की वैल्यू आप कह दोगे कि भाई j की वैल्यू 1 से लेके 50 तक वेरी कर रही है और x1 से लेके x50 तक आपकी सारी वैल्यूज उस x नेम के साथ ही क्या हो जाएंगी? स्टोर हो जाएंगी आपके प्रोग्राम में। ठीक है,
सेकंड क्या होता है उस एरे में, एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल इज कॉल्ड सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। ठीक है, सच वेरिएबल्स, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये वेरिएबल, ये जो इंडेक्स मैंने कहा और जो आई या जे जो हमने वेरिएबल नेम चूज किया है उसको हम क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल ही कहते हैं, या फिर सिंपली उसको सब्सक्रिप्ट भी कहा जाता है, एरे का सब्सक्रिप्ट या एरे का सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। ठीक, उसके बाद में ईच मेंबर इन ग्रुप, जो भी आपके ग्रुप में जितने सारे भी आपके नंबर्स आएंगे उनको कैसे आप रेफर करते हो, उनकी पोजीशन की हेल्प से हम रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी जस्ट जो भी एग्जांपल दिया था उसमें मैं बात कर रही थी x1 x2, x1 फर्स्ट, x2 सेकंड हो गया, x3 थर्ड हो गया, x4 फोर्थ हो गया। इसी तरह से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड वो जो आई की हेल्प से आप क्या दे रहे हो, उनको पोजीशन उनकी स्पेसिफाई कर रहे हो। तो जो भी आप ये सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल चूज करते हो इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, पोजीशन स्पेसिफाई करते हो एरे के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अब हम ब्रॉडली क्या कह सकते हैं कि एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। जैसे कि हमें इंटीजर वेरिएबल्स रीड करनी है तो उन इंटीजर्स को हम कैसे रीड कर सकते हैं, वो इंटीजर क्या हो गए, एक ही फैमिली हो गई, तो होमोजीनियस एक जैसे आपके एलिमेंट्स हैं। जब आपको अल्फाबेट्स रीड करवाने हैं तो जो कुछ भी रीड करवाना है वो क्या हो जाएगा आपका, सेम आपके एक तरह के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स कहलाता है हमारा एरे। ठीक है, तो एरे हम किस लिए यूज करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डाटा को, या हमारा लार्ज अमाउंट में अगर डाटा है तो उसको हैंडल करने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, एरेज का हेल्प लेते हैं प्रोग्राम में। तो ये क्या था, हमारा मीनिंग था एरेज का। इसके बाद में एक एग्जाम्पल यहाँ पे जो भी मैं आपको एग्जाम्पल बता रही थी उसी तरीके का आपका एक एग्जाम्पल है कि एवरेज निकालनी है आपने, n नंबर है आपके पास, n नंबर ऑफ आपके पास वेरिएबल्स हैं। तो इफ वी हैव अ सीरीज ऑफ नंबर x1 x2 x3 x4 अप टू xn, x1 को आप एक वैल्यू दोगे, x2 को एक वैल्यू एंटर कराओगे तो रीड करवाओगे उन वैल्यूज को आप। तो एक x की हेल्प से ही, x हमने क्या चूज कर लिया, वेरिएबल नेम चूज कर दिया, और उसकी हेल्प से आपने जो भी आपके n नंबर थे उनको रीड करवा दिया। और फिर उसकी जो एवरेज है उस एवरेज को आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो, आप सारे जितने नंबर्स हैं उनका सम करते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए समेशन की हेल्प से लिख रहे हैं कि भाई आपका जो ये आई है, सब्सक्रिप्ट है, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल यहाँ पे आई है आपका, तो इस आई की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी कर रही है, और उनका क्या निकल के आएगा, इस समेशन की हेल्प से सम निकल के आएगा, और उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, फिर जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का, आप सभी को पता है कि सम निकालना है और फिर उसको नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ जो आई है, ये आई क्या है आपका, सब्सक्रिप्ट है या सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है, और एक्स वेरिएबल, एक्स क्या है, एरे का नेम है। एरेज आर स्टोर्ड, अब जो एरे होते हैं आपके, ये एरे कैसे स्टोर होते हैं, एरेज आर स्टोर्ड इन मेमोरी एज अ ग्रुप। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जो भी आपकी सारी चीजें होती है, हमने कहा हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो प्रोग्राम भी क्या हो जाता है आपका कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो जो एरेज है वो कंप्यूटर की मेमोरी में एक ग्रुप की तरह से स्टोर होंगे, ग्रुप ऑफ 50 नंबर्स या ग्रुप ऑफ n नंबर्स, तो एक ग्रुप की तरह से हमारे एरेज स्टोर होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी में। मेंबर्स ऑफ ग्रुप इज रेफर्ड, मेंबर जो हैं हमारे ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं हम उनको किसकी हेल्प से रेफर करते हैं, इस सब्सक्रिप्ट की हेल्प से हम उनको रेफर करते हैं, या हमें पता चलता है उनकी पोजीशन किसकी हेल्प से पता चलती है, इस सब्सक्रिप्ट की हेल्प से। आई की वैल्यू 1 मींस फर्स्ट पोजीशन, आई की वैल्यू 2 मींस सेकंड पोजीशन, आई की वैल्यू 7 मींस सेवेंथ पोजीशन का जो आपका नंबर है हम उसे बता रहे हैं। तो सब्सक्रिप्ट की हेल्प से, जो कि अटैच होता है हमारे एरे के नाम के साथ, उसकी हेल्प से हम इनको रेफर करते हैं। ठीक है, अब जो आपके ये एरेज हैं, इन एरेज का जो सब्सक्रिप्ट है, ये जो आई की वैल्यू आपने मूव करवानी है 1 से लेके n तक, इसको हम किसकी हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं, डू लूप की हेल्प से भी हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपने लूपिंग पढ़ी थी पीछे, लूपिंग के लिए आपने क्या किया था, डू आपका स्टेटमेंट था वो रीड किया था, तो वो जो डू स्टेटमेंट थी हम उसकी हेल्प ले सकते हैं 1 से लेके n तक वेरिएबल्स को रीड करवाने के लिए। ठीक है, ऑल्सो
ये कह रहा है कि हम ऑल्सो यूज कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप किसी दूसरी लूपिंग की जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं उनका भी यूज कर सकते हो। यहाँ आपके जो सिलेबस था उसमें सिर्फ डू स्टेटमेंट थी, इसी वजह से यहाँ पे आप सिर्फ डू स्टेटमेंट का ही यूज करोगे जब आप प्रोग्राम्स लिखोगे उस टाइम। बाकी जो मैंने आपको बताया था व्हाइल, डू, रिपीट अंटिल या फिर फॉर एक स्टेटमेंट होती है, फॉर डू, वो सभी स्टेटमेंट्स आपकी इसके लिए यूज की जा सकती हैं लूपिंग के लिए। ठीक है, अब क्या है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भाई जब हम एरेज यूज करते हैं किसी प्रोग्राम में तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि हमें हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? तो इन एरे वी हैव, जो भी आपका एरे होगा उसके अंदर क्या क्या बातें होंगी? ओनली वन वेरिएबल एरे नेम, सिंगल नेम के साथ ही एरे को क्या करवाते हैं, हम रीड करवाते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास डिफरेंट सेट है, जैसे एक x1 x2 x3 है, दूसरा आपके पास y1 y2 y3 इस तरह से वेरिएबल है, तब तो आप दो वेरिएबल नेम वहां पे लोगे, एक x के लिए और एक y के लिए। अदरवाइज एक ही सेट ऑफ आपके पास डाटा है तो उस डाटा के लिए आप हमेशा सिंगल वेरिएबल नेम आप चूज करके चलते हो स्टार्टिंग में। ठीक है, सेकेंड हमारा पॉइंट क्या है? सब्सक्रिप्ट कैन बी एन इंटीजर कांस्टेंट। जो आप सब्सक्रिप्ट लेते हो, ब्रैकेट में जो आप सब्सक्रिप्ट कह रहे हैं ना उसका, तो वो सब्सक्रिप्ट क्या हो सकता है आपका? इंटीजर कांस्टेंट भी हो सकता है, वो इंटीजर वेरिएबल भी हो सकता है और इंटीजर एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, नेचर कैसा है उसका? इंटीजर नेचर है, इट कांट बी ऑफ रियल। अगर रियल वैल्यू आपने लिख दी वो गलत हो जाएगी, सिंटेक्स एरर हो जाएगी। तो जो आपकी सब्सक्रिप्ट्स होती हैं वो आपकी क्या होंगी? एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है इन इंटीजर फॉर्म, एक वेरिएबल भी हो सकता है इंटीजर फॉर्म में, या कोई एक्सप्रेशन हो सकती है, लेकिन कैसी एक्सप्रेशन? इंटीजर एक्सप्रेशन। ठीक है, सेकंड क्या है? जो आपका सब्सक्रिप्ट है उस सब्सक्रिप्ट को आप किसकी हेल्प से कंट्रोल कर सकते हो? डू लूप की हेल्प से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट? जनरल फॉर्म ऑफ एन एरे। जो जनरल फॉर्म है एरे का वो क्या होता है आपका? उसके अंदर क्या आता है आपका? एक सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, ये जो ब्रैकेट में आप लिखते हो यहाँ पे एरे का नाम आता है, यहाँ सब्सक्रिप्ट वेरिएबल आता है। तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है? इज एन इंटीजर और अ रियल वेरिएबल। वो इंटीजर भी हो सकती है, जो आपकी टोटल वैल्यू निकल रही है, x1 की जो वैल्यू है, x2 की जो वैल्यू है, वो आपकी इंटीजर भी हो सकती है वैल्यूज, और जो आपका सेट है नंबर्स का वो रियल भी हो सकता है। ठीक है, तो एज अ होल वो आपके इंटीजर्स भी हो सकते हैं और उनकी वैल्यू रियल भी हो सकती है। लेकिन जो आपने ब्रैकेट में सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल लिखा है आई, वो आई क्या है हमारा? वो हमेशा ही इंटीजर नेचर का होना चाहिए। अब ये क्या है? आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जनरल फॉर्म, मतलब कि जिस तरह से आप यूज करते हो ना एरेज को। तो ये देखिए, नम, नम क्या है? आपके किसी एरे का नाम है और ब्रैकेट में हमने आई लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम एरे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैट, हमने कोई नेम लिया है और ब्रैकेट में के लिखा है, कि आपका सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखिए इसके आपके कई सारे वेरिएबल्स है, तो इट मींस ये कोई एक्सप्रेशन की फॉर्म में होगा आपका, जो वैल्यूज आई, जे और के तीनों पर डिपेंड करती होगी। तो टी एन टी ये कोई हमारा एरे का वेरिएबल नेम है, और जे, जे+2 और k+3 क्या है? आपके सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स हैं। तो इस तरह से आप चूज करते हो एरेज को। ये जनरल फॉर्म बताई है, अभी नीचे आपके एग्जांपल्स भी हमने बताए हैं कि हम किस तरह से सब्सक्रिप्ट चूज करते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारा? एरे नेम रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ डाटा एज अ लिस्ट। अब जो भी आप एरे नेम चूज करोगे तो वो क्या है? एक लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही हमारी यही थी कि हमारे पास एक लार्ज लिस्ट थी और उस लिस्ट को हमने प्रोग्राम में रीड करवाना था। तो हम, या फिर आपको राइट करवाना हो, रीड करने के लिए भी और राइट करने के लिए भी, हम दोनों ही पर्पसेस के लिए एरे को यूज कर सकते हैं। तो एरे नेम रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ डाटा एज अ लिस्ट। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में, तो स्टूडेंट्स का जो नेम है हमें वो प्रिंट करवाना है, तो वो भी हम एरे की हेल्प से प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट? सब्सक्रिप्ट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन विद इन दैट लिस्ट। जो भी सब्सक्रिप्ट है, जैसे जो आई आप या चूज कर रहे हो, के है, वो क्या बताता है? उसकी जो भी वैल्यू होगी वो उस पर्टिकुलर नंबर की आपको पोजीशन बताएगी लिस्ट में, कि किस पोजीशन पे उसका वैल्यू स्टोर हो रहा है या प्रिंट होके आएगा या रीड होना है। ठीक है, तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो आपको एरेज के बारे में
ध्यान में रखने थे, जो कि हमारे डेफिनेशन में भी कुछ क्लियर हो गए थे और यहाँ पे भी हमने इसको रिपीट कर दिया। अब यहाँ देखिए हमने क्या है, आपका ये एक एग्जांपल लिया है। तो हम कह रहे थे ना कि भाई सबस्क्रिप्ट है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये आपके उसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स है, आपको बताया है कि कैसे आप करेक्टली उनको यूज कर सकते हो, और यहाँ पे उनकी इनकरेक्ट फॉर्म भी लिखी हुई है। ठीक, सबसे पहले देखिए कोई कांस्टेंट है वैल्यू, जो आपका सब्सक्रिप्ट है उसका नेचर कैसा है, इंटीजर कांस्टेंट के टाइप का है। अब यहाँ पे x2 लिखा हुआ है, 2 हमारा इंटीजर है। 2.4 अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, इनवैलिड फॉर्म हो जाएगा, तो हम रियल फॉर्म में उसे नहीं ले सकते। हमें कैसे लेना है, इंटीजर कांस्टेंट की फॉर्म में लेना है। वेरिएबल जो आप आई जे के चूज करते हैं, तो वाई आई इज करेक्ट, बट अगर हम लिख देते हैं y2, अब क्या हो गया, वेरिएबल 2 क्या है, वेरिएबल नेम नहीं है, 2 तो कांस्टेंट है, तो हमें आई जे के इस तरह से कोई वेरिएबल या अल्फाबेटिकली हमें चूज करना होता है वेरिएबल फॉर्म में सब्सक्रिप्ट को। नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट की फॉर्म में भी हो सकता है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, कि भाई आपका वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है सब्सक्रिप्ट में, तो उसे हम हमेशा कैसे लिखते हैं, पहले वेरिएबल और बाद में कोई भी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो। अगर आप पहले कांस्टेंट वैल्यू लिख देते हैं और बाद में वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ जो ऊपर एग्जांपल था इसमें देखिए j+2 है, फिर k+3 है, तो आपको इसी फॉर्म में लिखना होता है अगर आपका सब्सक्रिप्ट वेरिएबल और कांस्टेंट के सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन की फॉर्म में है, तो हम उसे इसी तरह से लिखते हैं, पहले वेरिएबल नेम सब्सक्रिप्ट की फॉर्म में जो वेरिएबल है वो, और फिर इंटीजर आपका। कांस्टेंट आपका मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी हो सकता है। अब इसमें क्या होगा, जब मल्टीप्लिकेशन है इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो पहले लिखी जाएगी और जो आपका वेरिएबल है वो बाद में लिखा जाएगा। इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते j*4, ये हमारा सिंटेक्स एरर, ये जो इनकरेक्ट एग्जांपल्स हैं इनसे सिंटेक्स एरर जनरेट हो जाएगी। तो हमें इसे कैसे लिखना है, 4*j की हेल्प से लिखना है। अब कॉम्बिनेशन अगर आपके पास हो, तो मल्टीप्लिकेशन भी है और आपका प्लस माइनस का साइन भी अगर है, ठीक है, तो उसे कैसे लिखते हैं हम, 3*i, मतलब कि पहले कांस्टेंट फिर आपका वेरिएबल और उसके बाद में आपका फिर से कांस्टेंट। इसे ऐसे नहीं लिखना i*3 - j, ठीक है, ये j भी नहीं आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू जो आपके वेरिएबल्स हैं वो हमें नहीं लेना है। ठीक, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे, हम एरेज को कैसे यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम्स में। आगे एक प्रोग्राम भी हम बनाएंगे जिससे आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी कि हम किस तरह से इसको लेते हैं। अब इसके बाद में जब भी आप एरे यूज करते हो प्रोग्राम में, तो उनको सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है अपने प्रोग्राम में। सबसे पहला हमारा काम ये होता है। तो उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की हेल्प से हम एरेज को डिक्लेयर करते हैं। Arrays must be declared first before using them. तो array को हमें सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है in the beginning of program। कहाँ करते हैं हम इसे, कहाँ आती है ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स go at the beginning of the program before any executable statement। मैंने आपको बताया था आप आपके प्रोग्राम में पहले कमेंट स्टेटमेंट डालते हैं, उसके बाद में आप रीड या राइट वाली स्टेटमेंट डालते हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या बताते हो, जो भी आपके वेरिएबल्स हैं या इंटीजर्स हैं, जो भी कुछ आप यूज करने वाले हो उनका टाइप आप सबसे पहले बताते हो। तो वो जो टाइप है, वो टाइप आपका आप किसकी हेल्प से बताते हैं, रियल है या इंटीजर टाइप है, उस फॉर्म में। एक सेकेंड बेटा।
ये सॉरी भाई, एक कॉल आ गई थी। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे इसमें? हाँ, ये बता रही थी मैं आपको कि कहाँ पे हम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को ऐड करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले आती है जहां आप टाइप डिफाइन करते हो, रियल या इंटीजर जहां आप बताते हो। हमने कहा कि जो एरे में जो वैल्यू स्टोर होती हैं वो रियल भी हो सकती हैं और इंटीजर भी हो सकती हैं। तो हमें अपने प्रोग्राम में उनको बताना पड़ेगा कि वो उनका नेचर रियल है या फिर इंटीजर है। तो कहाँ आएंगी वो? जो आपकी कमेंट स्टेटमेंट होती है उसके जस्ट बाद में, बिफोर एनी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, किसी भी जो स्टेटमेंट है उससे जस्ट पहले। ठीक है, क्या आपका काम करती है ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट? इट अलाउज द कंपाइलर टू रिजर्व इनफ मेमोरी स्पेस फॉर द एरेज, क्योंकि आपको एक लार्ज सम ऑफ जो आपके डाटा है उसको आपको क्या करना है, स्टोर करना है कंप्यूटर की मेमोरी में। तो इस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का पर्पस ये होता है कि जब कंपाइलर उसे रीड करे तो वो पहले से ही प्रिपेयर हो जाए कि हमें इतना लार्ज सम जो डाटा है उसको हमें एंटर करवाना है, 100 नंबर्स एंटर करवाने हैं, तो वो 100 नंबर्स के लिए स्पेस पहले ही असाइन कर दे मेमोरी में। ठीक है, उसके बाद में किसकी हेल्प से हम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स डालते हैं? डिक्लेरेशन इज डन विद द टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। तो जो आपकी स्टेटमेंट होती है, अभी बताया भी मैंने आपको कि आपको टाइप बतानी होती है कि रियल है या फिर इंटीजर है। तो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, दैट इंडिकेट्स द साइज एंड साइज या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। साइज का मतलब है, मैं जैसे आपको कह रही थी कि भी आप अल्फाबेटिकली आपको नेम्स एंटर करवाने हैं, तो उस केस में हमें उनका साइज भी बताना पड़ेगा कि भाई 10 मैक्सिमम 10 डिजिट का आपका जो या 10 अल्फाबेट का नंबर आपका नेम हो सकता है। ठीक है, तो हमें वो भी बताना होता है, और कितनी नंबर्स आपको ऐड करवाने हैं तो वो नंबर भी हमें बताने होते हैं। तो वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की हेल्प से करते हैं। ठीक, क्या होता है जनरल फॉर्म? सिंटेक्स हमें पढ़ना पड़ेगा। अब इसका सिंटेक्स कैसे होता है आपका? टाइप, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? टाइप। इस टाइप में क्या आएगा? रियल, इंटीजर, कैरेक्टर टाइप है तो कैरेक्टर आ जाएगा। उसके बाद में हमें एरे का नाम लिखना है, जैसे अभी तक आप एक्स वाई लिख रहे थे, या जो आपका सम आ रहा था, इंट या टीएनटी, जो भी आपने अभी एग्जाम्पल में देखा, वो कहाँ पे आता है? टाइप के जस्ट बाद में। और ब्रैकेट लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या आती है आपकी? लोअर लिमिट और अपर लिमिट। कई केसेस में ऐसे होता है आपका, जैसे आपकी 100 वैल्यूज हैं, आपको 1 से लेके 100 एंटर करवानी है, तो ये जो 1 है, लोअर लिमिट क्या है हमारी? 1 है, तो उस 1 को हम स्किप भी कर सकते हैं। वहां पे हम सिर्फ क्या लिख देंगे? 100। 100 का मतलब है कि आप टोटल 100 नंबर या मैक्सिमम 100 नंबर आप वहां पे एंटर करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन जनरल फॉर्म कैसे होती है आपकी? लोअर लिमिट, ये आपके लगते हैं कॉलम्स, और उसके बाद में यहाँ पे अपर लिमिट। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी आपकी चीजें यूज हुई हैं इन सभी का आपको मतलब पता होना चाहिए। टाइप इंडिकेट्स टाइप ऑफ एरे, जो भी टाइप है आपका, रियल है, इंटीजर है, लॉजिकल है, जो मैंने आपको कैरेक्टर कहा था, तो किसी भी नेचर का है टाइप हमें वो बताता है। एरे नेम, कोई भी वैलिड फोर्ट्रान वेरिएबल नेम आप चूज कर सकते हो। ये आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे z लिया हुआ है, VEL लिया हुआ है, वेलोसिटी के लिए मान लीजिए VEL आप लेते हो जैसे, तो इस तरह से हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, लोअर लिमिट क्या होती है? दैट इंडिकेट्स द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ सबस्क्रिप्ट। तो जो आपका सबस्क्रिप्ट होता है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? वो क्या है? लोअर लिमिट है। और अपर लिमिट, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपके सबस्क्रिप्ट की? वो किससे डिफाइन होती है? अपर लिमिट से डिफाइन होती है। तो ये हो गया आपका मीनिंग। इन सभी जो आपके यहाँ पे डिजिट्स या जो भी आपका वेरिएबल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, उन सबका ये मीनिंग होता है। ठीक है, अब उसके बाद में जो आपकी ये अपर या लोअर लिमिट होती है, अपर लोअर लिमिट ऑफ नंबर्स कैन बी एनी इंटीजर इवन नेगेटिव। तो आपकी ये जो लिमिट है -1 से लेके माइनस नेगेटिव नंबर से लेके भी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन हमेशा ही क्या रहना चाहिए? जो लोअर है वो छोटा होना चाहिए और जो अपर है वो ज्यादा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ये लिख दो 100 से लेके -3 तक आपको जाना है, तो वो गलत हो जाएगा। आपको -3 से 100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा क्या है उसमें? 100 बड़ा है, तो आप -3 से 100 लिखोगे।
ठीक है, लेकिन हो कुछ भी सकती है आपकी दोनों में से, अपर लोअर लिमिट दैट कैन बी नेगेटिव। अब इसके बाद में क्या करते हैं हम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की हेल्प से, बाय डिक्लेयरिंग एरेज हम क्या करते हैं, वी आर जस्ट आस्किंग द कंपाइलर टू रिजर्व सफिशिएंट स्पेस फॉर डाटा। तो जो भी मेमोरी होती है, वहां पे जो मेमोरी लोकेशन जहाँ पे चीजें स्टोर होती हैं, वहां पे आपका डाटा पहले से कि इतना डाटा आने वाला है, उसके लिए स्पेस क्या हो जाए, रिजर्व हो जाए। ठीक है, उसके बाद में इट डजंट मैटर इफ वी यूज लेसर नंबर ऑफ स्पेस फ्रॉम दैट रिजर्व्ड मेमोरी। जैसे मैं आपको कह रही थी कि जैसे मान लीजिए आपने मैक्सिमम लिमिट 100 चूज करनी और आपको जो एंटर करवानी है वो 75 है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस ऐसा ना हो कि हमने लिमिट 100 दी है और हमें 150 एंटर करवाने हैं, वो हम नहीं करवा पाएंगे। अगर हम कम स्पेस लेते हैं, वहां पे कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो उससे आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की हेल्प से एरेज को डिक्लेयर करते हैं। अब इसका जो एग्जांपल है वो हम आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने किया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।